शेर शाह सूरी। और इसका जो काल है, इतिहास में जो भी हम कुछ पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ने बाद में पहले हम उसका काल निर्धारित करते हैं, कब से कब तक, और वो जाना चाहिए। अगर हमें ये शेर शाह सूरी के बारे में सब कुछ पता है और ये नहीं पता है कब से कब तक, ये हड़प्पा काल में हुआ कि वैदिक काल में हुआ कि गुप्त काल में हुआ, ये वर्धन काल में हुआ, तो फिर बेकार है। जो इतिहास में चला गया उसका हमें टाइम भी पता होना चाहिए। हमने पनीर खाया था या हमने छोले खाए थे, लेकिन कब खाए थे ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो इतिहास में जो कुछ भी चला गया उसका हमें टाइम पीरियड, इतिहास अगर सही देखा जाए तो इतिहास सिर्फ टाइम पीरियड ही है। बाकी ये सब उसके बारे में ये पढ़ते, ये तो बाद में पढ़ते हैं। वैदिक काल कब से कब तक था, वैदिक काल की विशेषताएं क्या थी वो तो बाद की बात है, लेकिन वैदिक काल कब से कब तक था, 1200 से 1000, 1000 से 700, तो कब से कब तक था, ये महत्वपूर्ण है। समय निर्धारित करना, समय का ज्ञान करना। तो शेर शाह सूरी जो था वो 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक का उसका काल है। अब काल का मतलब क्या, इतने 5 वर्षों तक उसका शासन है। ऐसा नहीं 5 वर्ष तक का उसका जीवन था, नहीं, शासन और महत्वपूर्ण शासन है। क्योंकि ये मुगल नहीं था, ये मुगल नहीं था, ये मुगल काल में ही बीच में घुस गया। और मुगल को हटाना सत्ता से, मुगल एक पहाड़ था, मुगल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, मुगल भारत के बादशाह थे और उनको हटाना एक बहुत बड़ी बात थी। 5 वर्ष तक के लिए इसने शासन किया, तो यही इसी के लिए वो इतिहास में दर्ज हो गया। इतिहास किसका लिखा जाएगा, इतिहास में नाम किसका लिखा जाएगा, जो प्रयास करेंगे, जो हिम्मत दिखाएंगे, जो कोशिश करेंगे, और जो डर जाएंगे कि अरे मुझसे नहीं होगा, उनका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाएगा। जाने कितने लाखों लोग पैदा हुए, कितने लोग मर गए, हम क्या जानते हैं, बस ये जानते हैं भारत के थे, संख्या थी, हम नाम से नहीं है। लेकिन 5 वर्ष के लिए ही सही हम शेर शाह सूरी के नाम पढ़े। बचपन से ही शेर शाह सूरी की कहानियाँ हिंदी में भी अलग से पाठ पढ़ते रहे, क्योंकि शेर शाह सूरी ने एक तो बचपन में ही, इसका नाम था बचपन में फरीद खान, लेकिन इसने शेर, अपने मालिक को बचाने के लिए शेर को मार दिया था और इसलिए उसका नाम पड़ गया शेर शाह। और उसने भविष्य बचपन में तो शेर को मारा ही था, जब बड़ा हो गया तब भी मुगल रूपी शेर को इसने मारा था, इसलिए उसका नाम 1540 ईस्वी से लेकर 1545 तक के बीच में दर्ज है। जौनपुर में उसने अरबी, फारसी, इतिहास तथा साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फरीद अपनी पिता की जागीर, पिता इसके जागीरदार थे, उनकी देखभाल करने सासाराम वापस आ गया। जौनपुर में उसने पढ़ा, सासाराम वापस, थोड़े दिनों में जनता में लोकप्रिय हो गया। जागीर की देखभाल करने अनुभव उसको शासक बनने में सफल, लोकप्रिय रहा। अनुभव किया पिताजी के साथ, काम सीखा उसने। कुछ समय के पश्चात बिहार के शासक की नौकरी कर ली और बाबर की सेना में भर्ती हो गया, यानी कि बाबर मुगल था, उसी की सेना में भर्ती हो गया। बहुत अच्छी बात। इस कारण उसे मुगलों के सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। जहां नौकरी की उसने सीखा, सिर्फ नौकरी नहीं की, उसने सीखा। जैसे बहुत से लोग किसी दुकान पे नौकरी करते हो, धीरे धीरे उस व्यापार की जो बातें होते हैं, गट्स होते हैं, वो सीख लेते हैं और फिर अपनी दुकान खोल लेते हैं। कुछ लोग जिंदगी भर नौकरी करते रहते हैं कि शटर उठाना, झाड़ू लगाना, सामान उठा के देना, शाम शटर गिराना, घर आ जाना कि नौकरी करे आए। लेकिन कुछ लोग वहाँ सीखते हैं और फिर अपनी छोटी सी पूंजी लेके दूसरा धंधा अपना शुरू कर देते हो, फिर बहुत बड़े व्यापारी बन जाते हैं। बाबर की सेना में भर्ती हुआ, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। धीरे धीरे शेर खान ने बिहार में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और संपूर्ण बिहार का शासक बन गया। और एक समय, जैसे आज उत्तर प्रदेश भारत देश का प्रमुख राज्य है, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का जो प्रधानमंत्री बनता है वो उत्तर प्रदेश से होके ही जाता है, ये कहावत है। इसी तरह किसी समय शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में बिहार का बहुत बड़ा स्थान था। धीरे धीरे हाँ, और चौसा एवं कन्नौज के युद्ध में उसने मुगल शासक हुमायूं को हरा भी दिया। बाबर के यहाँ नौकरी की और बाबर के लड़के को उसने हरा दिया। और 15 से 40 में ही हराया था। 15 से 40 में जब देखो शासक को हरा दिया, देश के बादशाह को हरा दिया, तो शासक बन गया किसका, हिंदुस्तान में, और भारत का सुल्तान बना। क्या बना, सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य संगठन तथा लगान संबंधी नीतियों से वह काफी प्रभावित था। और अलाउद्दीन खिलजी बलबन के बाद जो बना था, तो उसने नई नई, जैसे सैनिकों के संबंध में, कर इकट्ठा करने के संबंध में, अलाउद्दीन खिलजी की जो नीतियाँ थी, बेहतर नीतियाँ थी, अच्छी नीति, उससे उसने सबक लिया, सीखा और उसने भी उसको अपने राज्य में लागू किया, राज्य की व्यवस्था सुधारी। उसने भूमि की विविधता के आधार पर लगान निर्धारित किया कि जैसी जमीन वैसा कर,
उपजों की किस्मों के आधार पर कर निर्धारण किया। भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्से से की जाती थी, नाप की इकाई गज थी। किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप से देते थे, जैसे कबूलियत कहते थे, कबूलनामा। किसानों का संपर्क सीधे सरकार से होने से उनका उत्पीड़न बंद हो गया। नगद रूप में कर देने का आदेश था, अनाज नहीं। पहले क्या होता था, गेहूँ हुआ गेहूँ ले गए, मक्का हुआ, अब नगद कैश के रूप में आप दो। अकाल तथा संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की जाती थी, जैसे अभी बीमा होता है। बीमा ऐसे ही, अगर फसल खराब हो जाए किसी की तो सरकार के द्वारा वो उसको किसान को मुआवजा भी देता था। ऐसा नहीं फसल खराब हो गई मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो टैक्स चाहिए। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया, इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। इतिहास में सब पढ़ेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहते हैं। वहाँ इतना ही अगर आप लिख देंगे, जहाँ किसान का सीधा राज्य से संबंध होता है उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का संगठन किया। उसने डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी होती थी, यहाँ से डाक घोड़े द्वारा पहुँचाई जाती थी। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन देता था। कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर शेरशाह सूरी से मिल सकता था। सबसे बड़ी बात, अगर हमको सीधे राजा से मिलने की सहूलियत हो तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि हमारी बात सीधी राजा तक हम ही पहुंचा सकते हैं। बीच में दलालों के माध्यम से बात नहीं पहुंच सकती है। बात हमारी तोड़ मरोड़ के पेश की जाए। आज जनता दरबार लगता है, आप सीधे जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से मिलिए जाके। योगी जी से इससे पहले अखिलेश जी दरबार लगाते थे, आप उनसे सीधे मिलिए, अपनी बात कहिए। वो सीधे सचिव को लिखते थे, सीधा कारों पर। आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, वो भी एक तरह सीधा संपर्क है। तो प्रशासन 3 स्तर पर निर्भर था, केंद्र सरकार, उसके बाद सरकार परगने, जैसे राज्य, फिर परगने, कई ग्राम मतलब केंद्र कई सरकारों को मिलाकर, सरकार कई परगनों को मिलाकर, और परगना कई ग्राम को मिलाकर, ठीक है। फिर ग्राम। जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता था उस समय? सुल्तान सबसे ऊपर, उससे नीचे सिकदार, उसके बाद सिकदार सिकदारान, फिर सिकदार, जैसे ट्रेजरी कोषाध्यक्ष व अधिकारी, फिर मुखिया, पटवारी, चौकीदार। सोनार गांव में से पेशावर तक जोड़ने के लिए सड़क बनवाई, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। बच्चे छोटे से थे तब से याद कराया जाता है कि जीटी रोड किसने बनवाई, सबसे बड़ी सड़क थी। अब इतनी सड़कें हो गई, पहले एक जीटी रोड ही था जो ठीक ठाक चलने में लगता था, बाकी सब भेड़ चाल, ऊँट चाल, घोड़ा चाल थे। जीटी रोड बुरहानपुर तथा जौनपुर को दिल्ली से जोड़ा, व्यापार को बढ़ावा मिला, वृक्ष लगवाए, सराय बनवाई, पानी कुएं खुदवाए, शिक्षा के विकास के लिए मदरसे व मकतब खुलवाए। शेरपुर नामक नगर यमुना के किनारे बसाया। दिल्ली में शेर मंडल शेरशाह सूरी द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया, जिसको हुमायूं ने बाद में पुस्तकालय का रूप दिया। तो शेरशाह सूरी सूर्यवंश का पतन कैसे हुआ कि 1545 में कलिंजर के युद्ध में वह घायल हो गया और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु। उसके उत्तराधिकारियों ने 10 वर्षों तक शासन किया, लेकिन ये उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे जो शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित साम्राज्य की देखभाल कर पाते। इसलिए शेरशाह सूरी ने इधर भी 5 वर्ष के लिए शासन किया, मात्र 5 वर्ष के लिए, परंतु उसने ऐसा सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जिससे बाद में मुगलों को मुगल साम्राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिली। ये था शेरशाह सूरी का संक्षिप्त परिचय। देखिए, ये सब हमको क्यों पढ़ाए जाते हैं? ये सब इतिहास की बातें हम इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि शेरशाह सूरी से हम क्या सीख सकते हैं, इसलिए पढ़ाया जाए। इतिहास, देखिए, कहावत कही जाती है कि इतिहास खुद को दोहराता है। जो घटना एक बार इतिहास में हो चुकी है वो एक बार फिर होती है। तो इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? कि हम उससे सीख सकें, क्या अच्छा था क्या खराब था। जो खराब था उसको अब हम ना करें, है। हमारा कोई जानने वाला किसी सड़क से गया और वहाँ गड्ढा तो वो गिर गया, तो हम सीख लें कि वो गया था गड्ढे में गिर गया, अब हम थोड़ा सतर्क होकर जाएंगे, जब जहाँ पर वो गड्ढा वहाँ ज़्यादा सतर्क रहेंगे। अब सुनने के बाद भी तुमने उसी चाल से चले गए, तुम भी गड्ढे में गिर गए, तो फिर सीखने और जानने का कोई फायदा नहीं। तो इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि पहले जो गलतियाँ, क्योंकि वो इतिहास अपने को फिर से दोहराएगा, और जो गलतियाँ हमसे पहले हुई हैं या हमारे पूर्वजों के द्वारा, वो अब ना हो। अंग्रेज देश में कैसे आ गए, इतिहास में हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर फिर हम वही गलती दोहराते हैं तो फिर अंग्रेज आ जाएंगे, फिर देश गुलाम हो जाएगा। तो हम वो गलतियां ना दोहराएं, इसलिए बच्चों को ठूस ठूस के इतिहास रटाया जाता है। आप विज्ञान सीख लेंगे, अच्छी बात है, भूगोल सीख लेंगे, अच्छी बात है, सब कुछ सीख लेंगे, लेकिन अगर हमने इतिहास से सबक नहीं लिया, इतिहास नहीं जाना, तो फिर कुछ भी सीखने का कोई फायदा